अशोक, गुड मॉर्निंग. हेलो. ठीक है. तो सर हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे थे. दे आर 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी. इज इट क्लियर? उसमें अपना इंडेमनिटी और गारंटी हो गया. तो 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और देखते हैं इस चैप्टर में, बेलमेंट और प्लेज. हम बात करें किसकी पहले? बेलमेंट. रेडी, शुरू करूं? ठीक है. आपको याद होगा मैंने सीपीटी में बेलमेंट का नाम बताया था आपको. 3 चीजें होनी चाहिए. डिलीवरी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और पर्पस कंप्लीट होने के बाद. तो फिर से ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तीनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व है और ये कंपलसरी है. नंबर 1, डिलीवरी होना चाहिए. नंबर डिलीवरी शुड बी फॉर सम पर्पस, एंड पर्पस जैसी अकम्प्लिश हो जाता है, गुड शुड बी रिटर्न. वापस से 3 चीजें होनी चाहिए. नंबर 1, डिलीवरी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और रिटर्न होना चाहिए. अगर तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. पक्का? तो क्या बोलता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स. एंड यहाँ पे क्या लिखा? ओनली मूवेबल गुड्स. यार ना, बेलमेंट सिर्फ मूवेबल गुड्स का होता है. इमूवेबल गुड्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट डील ही नहीं करता. इमूवेबल गुड्स पे क्या डील करता है? टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस. एंड पर्पस कैन बी एनीथिंग. ठीक है. इट कैन बी ग्रेट्यूटस, इट कैन बी नॉन ग्रेट्यूटस. क्या वर्ड यूज किया? ग्रेट्यूटस कैन मतलब क्या होता है? देखो यहां पे हमेशा करते करते आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी पैसा लेने का कोई इंटेंशन नहीं है. एंड नॉन ग्रेट्यूटस मतलब आपका पैसा लेने का इंटेंशन है. और याद रखना, पैसे लेने का इंटेंशन नॉर्मली कहा होता है? जहां आपने हायरिंग पे दिया है, हेलो, ठीक है, या कोई चीज सर्विसिंग पे दिया है, कोई वर्क करने के लिए दिया है, तो वहां पे आपका हायरिंग का पर्पस होता है. इज इट क्लियर? तो याद रखना, बिलमेंट कैन बी ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस. सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है बिलमेंट के. जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसिंग पे कार दिया, चेक करते हैं क्या कार दिया? डिलीवरी था. क्लास पर्पस क्या था? सर्विसिंग करना. और जैसी सर्विसिंग हो जाएगी क्या गुड्स वापस मिल जाएंगे? रिटर्न भी है. जब तीनों भी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, मैंने अपना फोन रिपेयर करने दिया, क्या ये बेलमेंट है? पक्का? फोन दिया, डिलीवरी. पर्पस क्या था? रिपेयर करना. और रिपेयर होने के बाद क्या फोन वापस मिल जाएगा? तीनों में कंडीशन फुलफिल होती है. हेलो, ठीक है. मैंने अपनी कार पार्किंग पे दिया या पार्किंग किया कार के. इज इट क्लियर? ठीक है. सपोज मैं आइनॉक्स में गया, ठीक है, या पीवीआर में गया, और मैंने अपनी कार पार्किंग किया, क्या ये बेलमेंट है? मैं पीवीआर में गया, मैंने अपनी कार नीचे पार्क किया, क्या ये बेलमेंट है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है. पीवीआर में खुद करते कि वो करके देते? खुद करते हैं. बेलमेंट है या नहीं है? क्लास, भले फिजिकली गुड्स उनके पार्किंग में पड़े हुए हैं, पर चाबी किसके पास है? हमारे पास है. तो क्या यहाँ पे डिलीवरी हुआ? यहाँ पे हमने उनको डिलीवर किया नहीं. यार ना, कार जैसी चीज़ों पे डिलीवरी कब होती है? जब उनको चाबी देते हैं. हेलो, चाबी उनके पास थी कि हमारे पास थी? तो क्या मैंने डिलीवरी दिया? तो ये बेलमेंट नहीं है. इज इट क्लियर? ठीक है. मैं गया एडिसन और मैंने उन्हें वैले पार्किंग के लिए दिया. समझते हैं वैले पार्किंग क्या होता है? ठीक है, वो ही पार्क करते हैं, वो चाबी रख लेते, ठीक है, और हमें एक स्लिप दे देते हैं. इज इट क्लियर? क्या ये पेमेंट है या नहीं है? यस और नो? चाबी उनको दे दिया, यानी कार की डिलीवरी उनको दे दिया. पर्पस क्या था? पार्किंग करना, और पार्किंग होने के बाद रिटर्न. इज इट क्लियर? ठीक है, रिटर्न हो जाएगा. यस, ये भी पेमेंट है. नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने मनी डिपॉजिट किया बैंक में, क्या ये बिलमेंट है?
मैंने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, क्या ये बिलमेंट है? सोचो, कंडीशन आपके सामने है। बिलमेंट है कि नहीं है? मैंने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, बिलमेंट है कि नहीं है? कितने लोग बोलते बिलमेंट है? है कैसे? सिर्फ इतना ही पॉइंट है। सी, मैंने आपको कंडीशंस बताई ना, कंडीशंस को फॉलो करके मुझे आंसर दो। पैसा डिपॉजिट किया, डिलीवरी दिया, ओके ठीक है, पैसा सेफ रहना चाहिए, पर्पस का सॉल्व हो गया। एग्जैक्टली, परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने अपना फ़ोन रिपेयर करने दिया। हेलो, मेरा फ़ोन iPhone 7 और उसके पास 2 iPhone 7 रिपेयर करने के लिए थे। मैं दूसरा फ़ोन लेके आ गया, क्या ये बिलमेंट है? क्यों नहीं? जो चीज़ दिया वो वापस मिल रही नहीं। एग्जैक्टली, हम बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्या वही नोट वापस मिलता है? क्या वही नोट वापस मिलता है क्लास? जो नोट दिया वही नंबर का नोट वापस मिलता है? मिलता है क्या? इसलिए वो बिलमेंट नहीं है। देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1, जो चीज दिया वही वापस मिलती नहीं है। वो वैल्यू की चीज मिलेंगी लेकिन वो चीज मिलेंगी नहीं। नंबर 2, मनी डजंट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ये आपने कहा पढ़ा, सेल्स ऑफ गुड्स है, जबकि बिलमेंट किस पे डील करता है? ओनली मूवेबल गुड्स। तो मनी गुड्स के डेफिनेशन में आती ही नहीं। बोलता मनी गुड्स नहीं है, मनी क्या है? राइट है। मनी क्या है? राइट है। इट इज जस्ट अ राइट, इट इज नॉट अ गुड। इज इट क्लियर? हाँ, फॉरेन करेंसी अगर गुड्स हो सकता है, याद है ना, गुड्स के डेफिनेशन में आते थे, उस पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन मनी गुड्स के डेफिनेशन में आता नहीं, इसलिए वो बिलमेंट नहीं है। कमर का 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, डिलीवरी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, एंड पर्पस कंप्लीट होने के बाद रिटर्न होना चाहिए, तो वो बिलमेंट है। पीछे कौन है वहाँ पे? उनका ध्यान नहीं है, आप ही, हाँ ध्यान दो। देयर आर 2 पार्टीज। नंबर 1, बेलर, नंबर 2, बेले। देने वाला बेलर, लेने वाला बेले। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिलमेंट। सब लोग ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस मतलब आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। इज अ क्लियर? सिंपल एग्जांपल, मैंने अपने फ्रेंड को गाड़ी दी, उसे अर्जेंटली काम था, वो पास से जाके आ रहा था, ठीक है। तो नंबर 1, क्या डिलीवरी दिया? पर्पस क्या था? उसे कुछ काम था, और पर्पस कंप्लीट हो गया, वापस मिलेगा क्या? रिटर्न भी है। गुड्स मूवेबल है। हेलो, क्या ये बिलमेंट है? क्या मैंने अपने फ्रेंड से पैसा लिया? दिस इज ग्रेट्यूटस, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। जहां हम पैसे लेते नहीं है उसे बोलते हैं ग्रेट्यूटस। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने फोन रिपेयर करने दिया, सामने ने पैसा लिया कि नहीं लिया? तो ग्रेट्यूटस है कि नॉन ग्रेट्यूटस है? तो जहां कंसिडरेशन है नॉन ग्रेट्यूटस, जहां कंसिडरेशन नहीं है ग्रेट्यूटस। क्या समझना क्या? ना देखो, अब ये पूरे चैप्टर में मेनली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोग, सर जो पेमेंट पे गुड्स देता है उसे क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या बोलते हैं? और जो लेता है उसे? डन। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, याद रखना, बिलर और बेले। इट इज बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पूरे चैप्टर में हमको बेलर की ड्यूटीज पढ़नी है, बेली की ड्यूटीज पढ़नी है, बेलर के राइट्स पढ़ने हैं और बेली के राइट्स। ये देखो फिर से, बेलर और बेली, दोनों की कुछ ड्यूटीज है और दोनों की कुछ राइट्स है। आवाज नहीं आ रही। दोनों की कुछ ड्यूटीज है, दोनों की कुछ राइट्स है। इंटरेस्टिंग क्या है, बेलर की ड्यूटी क्लेम करने का राइट किसके पास है?
बेली के पास। और बेली की ड्यूटी क्लेम करने का राइट किसके पास है? बेलर। दोनों में से अगर आपने ये और ये भी पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली ये और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज में एक की ड्यूटी दूसरे का राइट होता है और दूसरे की ड्यूटी पहले का। जैसे ठीक है, आपकी ड्यूटी है इस क्लास में फीस पे करना, हमारी ड्यूटी आपको पढ़ाना, तो हमारा पढ़ाने वाली ड्यूटी आपका राइट और आपका पे करने वाली ड्यूटी हमारा राइट। इज इट क्लियर? तो अगर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की ड्यूटी है दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का राइट है और वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? तो याद रखना, हमको इस चैप्टर में 4 चीजें पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट मेनली यही है। ठीक है, नंबर 1 ड्यूटीज ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर। याद क्या रखना है? बेली की ड्यूटी बेलर का राइट, बेलर की ड्यूटी का। समझा क्या? ठीक है, ये ड्रॉ कर दो आप पहले। डन। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, हाँ ध्यान देना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। रेडी? मैंने अपना फोन सर्विसिंग पे दिया, रिपेयर करने दिया, सर्विसिंग भी दे सकते हैं। मैंने अपना फोन रिपेयर करने दिया, हेलो। अब फोन पड़ा हुआ था रिपेयर करने वाले के पास, क्लास ध्यान देना इधर, हेलो। और उसके शॉप में आग लग गई। आग क्यों लगी? ठीक है, कोई तो भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, ठीक है, आग लग गई। अब फोन डैमेज हो गया, हु इज लायबल, मी और दैट पर्सन? मी और दैट पर्सन। सो टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर आई विल बी लायबल। इससे अब मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर को। हुल बी लायबल, आई मतलब मैं, आई विल बी लायबल। क्यों? क्वेश्चन पढ़ा सेल्स ऑफ गुड में, रिस्क ऑलवेज लाइज विद ओनरशिप। पढ़ा था क्या? रिस्क ऑलवेज लाइज विद ओनरशिप। उस फोन का ओनर कौन है? तो रिस्क किसका है? मेरा। सर लेकिन फोन तो उनके पास पड़ा हुआ था। ये तो फर्क है लेमैन में और लॉमैन में। आप लॉमैन हो, लेमैन नहीं हो कि फोन उनके पास पड़ा था तो वो लायबल होगा, ऐसा होता नहीं। याद रखना, बेसिकली ये शुरू करने के पहले रिस्क हमेशा किसका होता है? ओनर। ओनर मतलब बेलर की बेली, बेलर की बेली, बेलर। माइंड में याद रखना, रिस्क हमेशा किसका होता है? बेलर। अब आगे बढ़ रहा हूं। अगर बेली ने अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल की तो हम पढ़ने वाले ड्यूटीज ऑफ बेली। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर बेली ने सारी ड्यूटीज फुलफिल की क्लास, तो कुछ भी नुकसान हो, रिस्क किसका होगा? बेलर। भले गुड्स किसके पास पड़े? बेली के, लेकिन रिस्क किसका होगा? बेलर। हाँ, अगर बेली ने कोई ड्यूटी फुलफिल नहीं किया, उसके कारण नुकसान हुआ, ना हु विल बी लायबल? बेली। तो माइंड में ये बेस हमेशा याद रखना कि डैमेज होने पे नुकसान हमेशा किसका है? ओनर। और ओनर कौन है? बेलर। तो हमेशा लायबिलिटी किसकी होगी? बेलर। वो मैटर नहीं करता कि गुड्स कहां पड़े हुए, बेलर के पास पड़े कि बेली के पास पड़े हुए हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। नंबर 2, अगर बेली ने ड्यूटी फुलफिल की तो रिस्क किसका होगा? बेली का कि बेलर का? बेलर का, क्योंकि बेली ने ड्यूटी फुलफिल की है। अगर बेली ने एक भी ड्यूटी फुलफिल नहीं की है, अब रिस्क किसका होगा? इज इट क्लियर? ठीक है, देखो चेक 1, ड्यूटीज ऑफ बेली। नंबर 1, सारे एग्जांपल सुनना, ऐसे एग्जांपल से याद रख सकते हैं हम लोग। टू टेक रीजनेबल। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ मोबाइल वाले ने प्रॉपर ध्यान रखा, ठीक है, सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले के जो इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, सारे इक्विपमेंट्स अलग अलग रखे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फायर एक्सटिंग्विशर भी था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सही था। उसके बाद भी शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हुआ तो फायर एक्सटिंग्विशर भी चला नहीं। इज इट क्लियर? ऐसे केस में आई हैव अ क्वेश्चन, अभी डैमेज हुआ, नुकसान किसका है? बेलर का कि बेली का? क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्या उसने रीजनेबल केयर लिया था? हेलो, अगर उसके बाद डैमेज हुआ तो हु विल बी लायबल? बेलर। डन। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान रखना, मैंने कहा सर्विसिंग पे दी और ठीक है, रात को जो उनका वेयर हाउस था वहां मेरी कार पड़ी हुई थी, वहां पे बिजली गिरी,
और पूरी की पूरी फैक्ट्री और वेयरहाउस जल गया। मेरी कार का क्या हुआ? ऑब्वियसली जल गई ना। हु विल बी लायबल, बिलर और बेली? बिलर और बेली। अगेन सेम क्वेश्चन है, क्या बेली ने रीजनेबल केयर लिया था? क्या शेड था? क्या गार्ड था? आवाज नहीं आ रहा। क्या शेड था? क्या गार्ड था? ठीक है, सब कुछ सही था, लेकिन गिरी क्या? बिजली। और बिजली गिरना किसी के हाथ में नहीं। क्या वो शेड से बिजली रुक जाती थी? क्या वो गार्ड से बिजली रुक जाती थी? तो उसने रीजनेबल केयर लिया था, फिर भी डैमेज हुआ। हु विल बी लायबल? बेलर। क्या समझा क्या? ठीक है, कम ऑन गाइस, फर्स्ट ड्यूटी टू टेक रीजनेबल। नंबर 2, not to make any unauthorized use. This is very very important. Not to make any unauthorized. सब लोग ध्यान देना। मेरी कार की सर्विसिंग पे क्लास, अब वो बंदे ने सर्विसिंग किया और टेस्ट ड्राइव कर रहा था। टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर लेके गया, सिग्नल चालू हुआ, उसने कार निकाली, एक ट्रक ने सिग्नल तोड़ा और उसे आके उड़ा दिया। उसका छोड़ो, मेरी कार भी उड़ गई और उसका नुकसान हुआ। हु विल बी लायबल? बिलर और बेली? बिलर और बेली? से एग्जांपल्स में आंसर था, बिलर की बेली? कितने लोग बोलते बेलर? बेली क्यों? But does servicing not include test drive as well? सर्विसिंग करने के बाद वो लोग चेक नहीं करते कि सर्विसिंग बराबर हुई है कि नहीं हुई? सबसे बेस्ट रोड पे लेके आना होता है चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं। क्या सर्विसिंग में वो चेक नहीं करते कि सब कुछ सही है या नहीं? अगर कर रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। तो वो अपना ऑथराइज यूज कर रहा है कि अनऑथराइज यूज कर रहा है? इट इज इन हिज अथॉरिटी टू चेक कि उसने जो किया है वो बराबर है या नहीं। पक्का? तो वो तो ऑथराइज यूज कर रहा था, उसकी गलती भी नहीं थी, सिग्नल चालू हुआ, निकल गया, उसने रीजनेबल केयर भी लिया था। इज इट क्लियर? उसके बाद भी ट्रक वाले ने आके उड़ा के यार अपना का जितना भी नुकसान हुआ, बेलर, दैट मीन्स आई विल बी लायबल, उससे कोई गलती नहीं है। हेलो, नेक्स्ट एग्जांपल। आपने सुना कई बार आजकल वो सर्विसिंग करने के लिए खुद लेके जाते हैं कार। ऐसा क्लियर? ठीक है, खुद घर से आके ऑफिस आके लेके जाते हैं। वो लेके जा रहा था, सिग्नल बंद था, उसने निकाल लिया, बाहर से ट्रक आया, उड़ा के लेके गया। बेली और बेलर? बेली पक्का? क्यों? गलती किसकी थी? बेलर की। गलती किसकी थी? बेली की गलती थी, उसने ड्यूटी फुलफिल नहीं किया, रीजनेबल केयर नहीं। अच्छा, उसने रीजनेबल केयर लिया, सर्विसिंग करने के लिए कार लेके जा रहा था। देखो, सर्विसिंग करने के लिए कार लेके जा रहा था और सिग्नल चालू हुआ, वो निकल गया, बाजू से ट्रक ने आके उड़ा दिया। बेलर की बेली? बेलर की बेली? कितने लोग बोलते हैं बेली? तो सबको समझ गया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेलर। उसने सब कुछ सही किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बेलर। आगे बढ़ो क्या? नंबर 1, to make reasonable. Number 2, not to do any unauthorized. हेलो, ठीक है, तो मेरी कार ने सर्विसिंग में दिया क्लास। अब कार तो थी नहीं, आज कोई कैब भी बुक नहीं हो रही थी, मेरी बुलेट भी नहीं थी, तो मैंने अपने सिस्टर की स्कूटी पे लिया, पिंक कलर की, और वो चलाते हुए क्लास में आ रहा था। एक दूसरी गाड़ी इतना बड़ा मैं उस पर, अब सिग्नल में खड़ा था, मैंने बाजू में देखा कार आके खड़ी हुई। आजकल बहुत क्रेटा हो गई है मार्केट में। फिर नंबर देखा तो मेरे नंबर सामान दिखा,
कार में एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे और मेरे पीछे कोई नहीं बैठा हुआ था। जब मैं नंबर प्लेट अच्छे से देखा तो मैंने देखा तो मेरी ही। मैं चिल्लाया, ओए तो मेरी कार में लड़की को लेके घूम रहा है और मेरे पीछे स्कूटी पे। हेलो, जैसे मैंने आवाज देख चिल्लाया जोर से, उसने मुझे देखा और कार निकाल लिया। कार निकाला, बाजू से ट्रक आया। उसका उससे गर्लफ्रेंड का छोड़ो, मेरी कार का नुकसान हुआ। हुल भी लायबल, बेलर और बेली। क्यों? उसने अनऑथोराइज यूज की। मैंने दिया था सर्विसिंग करने के लिए और कुछ और ही। आई होप इट इज क्लियर। तो हुल भी लायबल, बेली। क्यों? उसने ड्यूटी फुलफिल, उसने क्या किया? अनऑथोराइज यूज किया। इज इट क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए? 2। कमन कैसे बोलते हो? इतनी चीज चैप्टर में मिस थे। नंबर 1, टू टेक रीजनेबल केयर। इसमें थ्योरी क्वेश्चन बहुत रेयरली आएंगे, इसमें मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2, नॉट टू डू एनी अनऑथोराइज यूज। नंबर 3, ठीक है, मैंने जो गुड्स बेल किया है, ही शुड इंश्योर कि उसने मेरे गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना। चलो एक एग्जांपल देता हूं। तो मेरे घर के फ्रिज खराब थे, वाइफ घर पे नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, मैके गई हुई थी। मैं इतना लकी नहीं हूं, मेरे वाइफ का मैका भी नागपुर में है, तो कोई ऑप्शन नहीं, जाती और शाम को आ जाती। चलो एनीवेज, और सुबह सुबह दूध वाला आया। फ्रिज खराब था, वाला फ्रिज खराब था। हेलो, ये कौन है एक्सपीरियंस वाला? तो विथ नो ऑप्शन लेफ्ट, मैं दूध लेके गया। मैंने पड़ोसी के पास जाके बोल दिया कि फ्रिज खराब है, मेरा दूध अपने पास रखो। हाँ चलो, एनीवेज, क्या ये बेलमेंट है? क्या हुआ? क्या है? बेलमेंट है। नंबर 1, दूध डिलीवर किया। पर्पस क्या था? रेफ्रिजरेटर में रखना, ठीक है, खराब नहीं होना चाहिए। क्या पर्पस कंप्लीट होने के बाद वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बेलमेंट है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? पक्का? अब उसने क्या किया? अब नेक्स्ट सेंटेंस बोलने की मेरी हिम्मत नहीं। जहां तुम जा रहे हो, अब जहां तुम जा रहे हो, उसने वो दूध को उनके घर के दूध से मिक्स कर। भगवान राम 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 राम, क्या कैसे लोग हैं? हाँ, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, it was duty of Bailey not to mix my goods with his own goods. सही है। हाँ, ऐसे केस में अब क्या होगा? नंबर 1, अगर वो गुड्स सेपरेबल है, अगर वो गुड्स सेपरेबल है तो सेपरेट करने का कॉस्ट कौन बियर करेगा? बेली, क्योंकि उसने ड्यूटी फुलफिल नहीं की। और अगर वो सेपरेबल नहीं है, जैसे इस केस में था,
मेरा दूध उसका दूध। अब उसमें अलग कैसे करेंगे कौन सा किसका दूध? क्या वो सेपरेबल है? देन ही विल पे मी डैमेजेस, और डैमेजेस पे करना पड़ेगा। अगर सेपरेबल नहीं है तो उसे डैमेज पे करना पड़ेगा। या डैमेज क्या है? अगर कोई नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, या फिर उसे मार्केट वैल्यू पे करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो थर्ड ड्यूटी ऑफ बेली, हम ड्यूटी ऑफ बेली देख रहे हैं पहले। ऑलराइट, ठीक है। नंबर 1 टू टेक रीजनेबल केयर। हेलो, ठीक है। नंबर 2 टू नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज। नंबर 3 नॉट टू मिक्स गुड्स विद हिज ओन। ये भी जरूरी है। To return the goods after purpose is accomplished. मैंने कार दिया सर्विसिंग करने के लिए, क्लास सर्विस होना बाकी था। रात को उसके वेयर हाउस में कुछ पड़ा हुआ था, बिजली गिरी, वेयर हाउस भी गया और कार भी। नुकसान किसका? बिल्डर का कि बेली का? बिल्डर का कि बेली का? पक्का 100%। ठीक है, नेक्स्ट डे कार सर्विसिंग हो गई। अब कार सर्विसिंग हो चुकी थी, उसने मुझे फोन किया नहीं, और हमारी बात हुई थी कि जब कार सर्विसिंग हो जाएगी मुझे फोन करेगा, मैं आके लेके। उसने मुझे फोन किया नहीं, और रात को वेयर हाउस पे गुड्स पड़ा हुआ था, कार पड़ी हुई थी, बिजली गिरी। हुल बी लायबल? बिलर और बेली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस द पर्पस इज अकम्प्लिश, अनलेस बिलर ने खुद ने नहीं बोला कि हाँ भाई रखो गुड्स को, या अनलेस तुमने प्रॉमिस टाइम नहीं दिया कि 5 दिन तक वापस दूंगा नहीं, 5 दिन मुझे लगेंगे। अगर आपने कुछ और प्रॉमिस किया नहीं, तो बेलर ने गुड्स को, बेली ने गुड्स को वापस दे देना चाहिए। क्लास, बेली ने गुड्स को वापस दे देना चाहिए। अगर बेली ने गुड्स को वापस नहीं दिया, हु विल बी लायबल? इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ो, लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू डिलीवर एक्रीशन। एक्रीशन क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो। तो हमारे गांव में इलेक्शन हुआ, हमारे गांव में क्या हुआ? और इलेक्शन में फाइनली हम इलेक्शन जीत गए। तो पहली बार हम इलेक्शन जीते थे क्लास। चलो, गांव में इलेक्शन हुआ, ठीक है, एक बंदा गांव का इलेक्शन जीत गया। अब क्योंकि इलेक्शन जीत गया तो उसने गांव में एक बड़ी सी पार्टी लगी, 3 दिन का महोत्सव रखा, उसमें सारे बड़े बड़े संतरियों और मंत्रियों को बुलाया। मंत्री आए, संतरी तो आएगी ना, तो सारे संतरी और मंत्री को बुलाया। अब गांव में 3 दिन का महोत्सव था और सारे संतरी और मंत्री आने वाले थे। हेलो, अब 3 दिन तक सारे संतरी मंत्री रह गए, ठीक है, इतने सारे लोग रह गए, मिठाइयाँ बनी, मिठाइयाँ बनने वाली थी, सबका चाय वाय का, ठीक है, चाय पानी का जुगाड़ करना। तो मिनिस्टर ने क्या किया, गांव में जितनी भी गायें थी वो 3 दिन के लिए रेंट पे ले ली। गांव में जितने भी गायें थी 3 दिन के लिए गाय रेंट पे ले ली। हमारे पास भी गाय थी, हमारे पास भी। अब बिकॉज बहुत सारे लोग आने वाले थे, तो जितनी भी गांव में गाय थे सब ले रहे थे। अब हमारे पास 4 गाय थे, उसमें से 3 गाय तो नॉर्मल थी, पर चौथी गाय एक्सपेक्टिंग थी। क्या थी? एक्सपेक्टिंग। समझता? एक्सपेक्टिंग। चौथी गाय प्रेग्नेंट थी। इज इट क्लियर? ठीक है, हमने देखा कि भाई बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, सारी गाय वो ले रहे थे, और हमको पता था कि इसका आसपास कोई डेट नहीं है जब वो बछड़ा देने वाली है, तो हमने चौथी गाय भी रेंट पे दे दी। तो हमारे पास कितनी गाय थी? 3 नॉर्मल, 1 प्रेग्नेंट, ठीक है, हमने उसे 4 गाय दे दी। अब क्लास 2 दिन में जो चौथी गाय थी जो प्रेग्नेंट थी, उसने क्या दे दिया? बच्चा, बछड़ा दे दिया। हेलो, 3 दिन खत्म हुए। जब हम गाय लेने गए तो उसने हमको 4 गाय वापस दे दी। हमने कितनी गाय दी थी?
उसने हमें चारों गाय वापस दे दी, और बछड़ा वापस दिया नहीं। तो मैंने बोला कि 4 गाय है, इसको तो बछड़ा हुआ दिख रहा है, बछड़ा वापस दो। बोले गाय कितनी दी थी? अरे गाय कितनी दी थी? कितने वापस दे रहे हो? 4। रूल क्या है? जितना दिया वही वापस मिलना चाहिए। हेलो, अरे तो गलत बात है, इस गाय को बछड़ा हुआ है। बोले हाँ हुआ है। वो बछड़ा हमारा है, हमको वापस दो। उसने बॉस गाय कितनी दी थी? 4। वापस कितने दे रहा हूँ? 4। मुझे बताओ, 4 दिया था, 4 वापस मिल गया, बछड़ा हुआ, बछड़ा उसका है कि मेरा है? मेरा है मतलब ओनरशिप मेरी है कि उसकी है? अरे हेलो, ओनरशिप उसकी है कि मेरी है? तो एज अ बेली ये आपकी ड्यूटी है कि उसमें कोई भी क्या हुआ है? एक्रीशन हुआ। एक्रीशन मतलब उससे कोई भी बेनिफिट हुआ तो बेनिफिट आपको वापस करना पड़ेगा। किसको? बेलर। इसका और एक एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कि आपने शेयर्स गिरवी रखे, प्लेज किया, प्लेज इज ऑल्सो बिलमेंट। आपने शेयर्स क्या किए? गिरवी रखे, और जैसे गाय को बछड़ा हुआ था, शेयर्स को डिविडेंड हुआ, शेयर्स को क्या हुआ? डिविडेंड। तो डिविडेंड बेली का है कि बेलर का है? बेलर का है। बेलर को वापस देना पड़ेगा। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल, ये काउ वाला एग्जाम्पल, शेयर्स वाला एग्जाम्पल, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो याद रखना, ठीक है? कोई भी एक्रीशन हुआ, एक्रीशन बेली का नहीं है, किसका है? किसका है? मेरा है, उसको वापस देना पड़ेगा। आगे बढ़ू क्या? चलो फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ बेली। फिर से ओनर कौन है? रिस्क किसका है? अगर बेली ने ड्यूटीज फुलफिल किए, अगर ड्यूटीज फुलफिल किया तो रिस्क किसका है? बेलर। अगर बेली ने ड्यूटी फुलफिल नहीं की और नुकसान हुआ, विल बी लायबल। पक्का? ठीक है। नंबर 1, टू टेक रीजनेबल केयर, नो अनऑथराइज्ड यूज, नॉट टू मिक्स गुड्स विद हिज ओन गुड। एक सेकंड, अगर गुड्स मिक्स किया तो अलग करने का कॉस्ट कौन बियर करेगा? बेली। अगर अलग नहीं हो सकता है तो डैमेजेस यानी मार्केट वैल्यू पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न गुड्स आफ्टर पर्पस इज अकम्प्लिश्ड एंड ड्यूटी टू डिलीवर एनी एक्रेशन। अब क्या है? फिर से बता चुका हूं, बेली के ड्यूटी, बेलर के नॉर्मल सारे राइट्स क्या है? सेम। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इफ बेली डज नॉट फुलफिल, उसने कभी ड्यूटी फुलफिल नहीं किया और क्या हुआ? नुकसान, विल बी लायबल। ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू टर्मिनेट बेलमेंट एनी टाइम इफ अनऑथराइज्ड यूज। हेलो, ठीक है, अगर उसने कोई भी क्या किया? अनऑथराइज्ड यूज किया, तो आप कभी भी बेलमेंट टर्मिनेट कर सकते हो। नॉर्मल रूल क्या है? अगर आपने प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया बेलमेंट का, जैसे मैंने बाइक सर्विसिंग पे दी क्लास, मैंने बाइक सर्विसिंग पे दी, ठीक है, 2 दिन लगने वाले थे सर्विसिंग पे, सब लोग कितने दिन? 2 दिन। एक दिन में से थोड़ा बहुत काम किया हुआ था और मुझे अगले दिन अर्जेंटली मॉर्निंग में कहीं निकलना था और बाइक उनके पास थी, तो मैं उसी दिन रात को चला गया बाइक लेने के लिए। तो मुझे बताओ, क्या मैंने प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया? ध्यान रखना, क्या मैंने प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया? सब लोग, ठीक है? ऐसे केस में उससे तो थोड़ा बहुत काम कर चुका है, ठीक है? तो उसको जो नुकसान हुआ मुझे क्या करना पड़ेगा? भरपाई कर। एज अ बिलर अगर मैंने क्या किया? प्री मैच्योर टर्मिनेशन, तो ठीक है, मुझे भरपाई पे करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? डैमेज पे करने पड़ेगी। बट अपना सेम एग्जांपल, सपोज इस मैंने बाइक सर्विसिंग पे दिया, मेरे पास है कि बाइक बुलेट 500 क्लासिक 500 क्रोम सीरीज, तो मैंने बाइक सर्विसिंग पे दिया, कार तो थी नहीं, मैं निकला स्कूटी पे सिग्नल पे रुका, हेलो, पिंक कलर की स्कूटी पे प्लस, बाजू में बढ़िया मेरे समान एक बाइक आगे खड़ी हुई, उसके पीछे लड़की भी बैठी थी। अरे हेलो, मेरे पीछे कोई भी? मैं देखा मेरी बाइक समान दिख रही थी, पीछे नंबर देखा तो मेरी ही। अब मैंने बाइक सर्विसिंग पे दी थी और वो क्या कर रहा था? अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था। मेरी जली, मैंने उसी समय दोनों को उतरवाया, बाइक बाजू में रखा और उनको पैदल भेजा। क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? क्या वो डैमेज क्लेम कर सकता है?
यस और नो? क्यों? उसने क्या किया? अनऑथराइज यूज। अनऑथराइज यूज किया, मैं किसी भी समय बिलमेंट को टर्मिनेट कर सकता हूं और मुझे डैमेज पे करने की जरूरत। डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एनी टाइम इन केस ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट। देखो फिर से दोनों फर्क देखना। इस केस में मैं गुड्स को कभी भी वापस डिमांड नहीं कर सकता। देखो नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट में क्या पैसा पे किया जा रहा है? मैं गुड्स को कभी भी वापस नहीं कर सकता। हमने वापस मांग लिया, अभी मैंने बात किया था, और काम हुआ नहीं, उसने जितना भी काम किया है मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। बट इफ इट इज अ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, क्या वर्ड यूज किया? यानी कंसेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बेलमेंट कभी भी वापस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इधर देखना नीचे। नो कंपनसेशन एक्सेप्ट इफ लॉस एक्सीड्स प्रॉफिट। सब लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो कंपनसेशन इफ लॉस एक्सीड्स प्रॉफिट मतलब क्या? अगेन कार का एग्जांपल। मेरे फ्रेंड के घर पे शादी थी। अब होता है शादी में नॉर्मली इसके उसके सबके, हम घर पे हमको बहुत सारी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो हम सबसे कार मांग लेते हैं। मैंने भी उससे कार दे दिया, मेरे फ्रेंड ही था, और कुछ पैसा लिया नहीं। आवाज नहीं आ रही? अब ऐसे केस में वॉज इट अ ग्रेट्यूटस बेलमेंट और नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट? मैं गाड़ी कभी भी वापस ले सकता। इसमें सपोज मुझे अर्जेंटली गाड़ी का काम पड़ा और मेरी गाड़ी वो कहीं तो भी, ठीक है, किसी मेहमान को लेने के लिए ऑटो स्टेशन जा रही थी, मुझे बीच में जरूरत पड़ गई, मैं जाके गाड़ी ले ली। अब देखना टाइम पे उसे दूसरी गाड़ी करनी पड़ी, और ऑब्वियस बात है उसका रेंट बहुत ज्यादा था। वैसे तो ग्रेट्यूटस बेलमेंट में आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो और आपको डैमेज पे करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड अगर लॉस बेनिफिट से क्या हो, ज्यादा हो, तो आपको डैमेज पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कार जो उसने मुझसे लिया उसके 6,000 रुपये बचे, और टाइम पे मैंने बेलमेंट कैंसिल किया, उसको 8,000 रुपये की सिमिलर कार करनी पड़ी। उसको कितना एक्सेस पे करना पड़ा? 2,000। वो 2,000 मुझसे क्लेम कर सकता है, इवन इफ इट इज ग्रेट्यूटस बेलमेंट। मुझे 2,000 रुपये क्लेम कर सकता है। क्या समझा क्या? ठीक है, इससे बहुत रियली क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज ऑफ बेली। इज इट क्लियर? हो गया। 4 क्वेश्चन थे। ड्यूटीज ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ये सबको समझा क्या? लिख लो। चलो एक काम करो, आज आप लिख लो पहले। अब कुछ ही कंसेप्ट बचे हैं, कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आज आप लिख लो ये पहले, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये लिख लो, बहुत बहुत इफेक्टिव चार्ट से है, बहुत इफेक्टिव चार्ट है। ड्यूटीज ऑफ बेलर। नंबर 1, डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स। अगर गुड्स में कोई भी फॉल्ट है आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये पूरा चार्ट बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। यहां ना मेजरली क्लासिफिकेशन होता है बिटवीन ग्रेट्यूटस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेट्यूटस। इज इट क्लियर? देखो पहले क्या हो रहा है, इन केस ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, बेलर इज लायबल ओनली फॉर दोस लॉसेस व्हिच अराइज ड्यू टू नॉन डिस्क्लोज रिस्क। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि ग्रेट्यूटस बेलमेंट है मतलब पैसा नहीं मिल रहा। हेलो, बताया नहीं बताया कोई फर्क पड़ता नहीं। तो पास्ट में केसेस का जजमेंट आया कि इवन इफ इट इज अ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, अगर गुड्स में कोई भी डिफेक्ट्स है तो अपने डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करना चाहिए। यानी ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हेलो, ठीक है, सपोज मैं हूं घोड़े वाला, और मेरे दोस्त की शादी है। शादी का सीजन था, मैंने बाकी घोड़े तो जा चुके थे रेंट पे। मेरे पास एक पागल घोड़ा था, ठीक है, घोड़ा पागल हो गया था। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ऐसे केस में अगर दोस्त मुझे मांग रहा है, और ऑब्वियसली बात, दोस्त से कैसे पैसे लूं? तो अगर घोड़ा पागल है और मुझे पता है, तो मैंने दोस्त को डिस्क्लोज करना चाहिए। फिर भी वो लेके गया, तो रिस्क किसका है? दोस्त का। अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, घोड़ा पागल था, वो लेके गया, फिर वो बारात निकलती है ना, जब घोड़े पे गधा बैठता है, गधा ही होता है, लगने वाली है फिर भी। एनीवेज, ये भाई साहब बैठे उस पर, ठीक है, थोड़ा बहुत सब सही चल रहा था। हेलो, ठीक है, फिर दोस्तों ने फटाके फोड़े, और फटाके से इरिटेट हो गया मेरा घोड़ा, ठीक है। एक बार जोर से कूदा,
मेरे दोस्त को गिराया, 2 लात मारा और भाग गया। तो नंबर 1 टाइम पर उसका घोड़ा लेके आना पड़ा। नंबर 2 उसको लात मारा, उसको हॉस्पिटल भी लेके आना पड़ा। जितना भी क्या होगा डैमेजेस किसको पे करना पड़ेगा? बिलर। क्यों? गुड्स में डिफेक्ट थे और मैंने बताया नहीं। तो याद रखना ये बहुत अलग पॉइंट है। नॉन ग्रेट्युटस में तो बताना ही पड़ता है, ठीक है। हम मेनली यहां बात किससे कर रहे हैं? ग्रेट्युटस। ग्रेट्युटस भी है तो बताना पड़ेगा। अब सर इसमें अगर आपको ही पता नहीं तो क्या? हाँ, आपको पता नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको पता है तो बताओ और नहीं बताया तो बिलर विल बी लायबल। क्लास फिर से मुझे ही पता नहीं था तो मैंने बताया नहीं और नुकसान हुआ तो बिलर विल नॉट बी लायबल। मुझे पता था, मैंने बताया फिर भी लेके गया, नुकसान हुआ तो मुझे पता था और मैंने बताया नहीं, ऐसे केस में बिलर विल बी लायबल। क्लास समझा क्या? ठीक है। नंबर 2 अगर क्या है ये बहुत क्वेश्चन पार्ट है भाई। नॉन ग्रेट्युटस बिल में मतलब पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई जब पैसा मिल रहा है वो गुड्स को देने पे, तो उससे कोई भी नुकसान हुआ जो मैंने बताया हो या ना बताया हो, मुझे पता हो या ना हो, विल बी बॉर्न बाय बेलर। क्यों? पैसे मिल रहे हैं तो भाई इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जो गुड्स दिया है सब कुछ सही होना चाहिए, मुझे पता हो या ना हो। कुछ भी गड़बड़ी है तो आई विल बी लायबल। बेलर इज लायबल फॉर डैमेज वेदर और नॉट ही वाज अवेयर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द फॉल्ट। फिर से पहला पॉइंट क्या है? फॉल्ट। ठीक है, याद रखना। फिर से ग्रेट्युटस है या नॉन ग्रेट्युटस? एकदम दिमाग में नॉन ग्रेट्युटस में आपको पैसा मिल रहा है भाई, गड़बड़ी हुई यू विल बी लायबल। पता हो, बताया हो। अगर ग्रेट्युटस बिलमेंट है तो यू विल ओनली बी लायबल जब आपको पता था, आपने बताया नहीं। और नॉन ग्रेट्युटस बिलमेंट में यू विल ऑलवेज बी लायबल। आपके गुड्स पे कोई फॉल्ट है यू विल ऑलवेज बी लायबल। क्लास समझा क्या? ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्रूशियल पॉइंट जो ध्यान देता है इसमें, इसको सामक करना। रेडी? ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देखो नॉर्मल लेमैन और ठीक है लोमैन में क्या फर्क है? मेरा दोस्त मेरी गाड़ी लेके गया। क्लास हमारे यहाँ क्या होता है नॉर्मली शादी वादियों में, अगर कोई बंदा आपकी गाड़ी लेके गया तो गाड़ी पे डीजल भरवाना, गाड़ी पे कुछ भी और खर्चा करना, ये सब लाइबिलिटी किसकी होती है? उस बंदे की होती है। आवाज नहीं आ रही? लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ बोलता है कि भाई इवन इफ यू आर डूइंग ग्रेट्युटस बेलमेंट, ठीक है, सामने वाले को जो भी क्या हो रहा है खर्चा, वो आपने बियर करना चाहिए। अब ये किस एंगल से हो गया? देखो उल्टे एंगल से। मेरे फ्रेंड की सर्विसिंग करने का काम है। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, तो भले वो मुझसे पैसा नहीं ले रहा, पर उसने मेरी गाड़ी में जो कुछ भी लगवाया है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, डोंट यू फील कि मैंने उसे आपको देना चाहिए? बस ये पॉइंट पे वो बोलता है। इवन इफ इट इज अ ग्रेट्युटस बेलमेंट, ठीक है, हम सामने वाले को अपने गाड़ी दे रहे हैं, उस पर जो भी क्या हुआ खर्चा हुआ वो कौन बियर करेगा? बेलर। क्या समझा क्या? ठीक है, सर्विसिंग पे दिया, रिपेयर पे दिया, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, ठीक है, मुझे पैसा उसे पे करना पड़ेगा। हमको लगता है ग्रेट्युटस बेलमेंट में पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझे पैसा पे करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देखो इन केस ऑफ ग्रेट्युटस बेलमेंट, बेलर शैल रिपे टू बिली ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस। क्या वर्ड यूज किया? नेसेसरी है। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया उसने जो मुझे बताया नहीं, तो फिर मेरी गलती नहीं है। जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है मुझे बियर करना पड़ेगा। जबकि नॉन ग्रेट्युटस बेलमेंट देखो क्या है? बेलर इज लायबल टू रिपे ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड नॉट द ऑर्डिनरी। क्यों? ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर नॉर्मली कवर्ड इन द कॉस्ट। आवाज नहीं आ रही? ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर नॉर्मली कवर्ड इन द कॉस्ट। ठीक है, सर बोलना क्या चाह रहे हो? हेलो, मैंने कहा सर्विसिंग में दिया। आवाज नहीं आ रही? जितने भी नॉर्मल खर्चे वो तो ऑलरेडी क्या है कॉस्ट में कवर है। उसने अगर सर्विसिंग चार्ज मुझसे 5,000 रुपये लिया है कि मैं 5,000 पूरी कार सर्विसिंग करके दूंगा, छोटे मोटे पार्ट्स जो भी है वो सब रिपेयर करके दूंगा, तो वो 5,000 के कॉस्ट में सर्विसिंग का कॉस्ट भी आ गया, छोटे मोटे पार्ट्स का कॉस्ट भी आ गया। बट मुझसे कुछ कार में कुछ लगवाना है अलग से, ऐसे केस में वो ऑर्डिनरी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। सब लोग फिर से फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? फॉल्ट। सब लोग नॉन ग्रेट्युटस बेलमेंट में बताया हो या ना हो? क्लास ये इंपॉर्टेंट है, बताया हो या नॉन ग्रेट्युटस बेलमेंट है भाई, तो फॉल्ट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बेलर। ग्रेट्युटस में वो लायबल कब होगा? जब फॉल्ट है और उसने बताया नहीं।
एक्सपेंस बियर करने की बात है तो नॉन ग्रेटिट्यूड बिल में वैसे भी कॉस्ट के अंदर नॉर्मल एक्सपेंस तो पूरा आ जाएगा, तो सिर्फ क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस ये याद रखना। जबकि वहां पे नेसेसरी देना, तो यहां पे नेसेसरी नहीं देना पड़ेगा, वहां पे नेसेसरी, यहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी देना पड़ेगा, वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी देने की जरूरत नहीं है। क्लास समझा क्या? एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट। इस पे केस स्टडीज आते हैं, सब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट पॉइंट, इधर टू इंडेमनिफाई बेली, इट इज ड्यूटी ऑफ बिलर टू इंडेमनिफाई बेली। नंबर 1, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटी, ये हम पढ़ चुके। हेलो, कौन सा एलिमेंट था, ग्रेट्यूटस। क्या मैं उसमें कभी भी टर्मिनेट कर सकता हूं? बट मुझे लाइबल, मैं लाइबल कब होगा? हाँ, व्हेन लॉस इज मोर देन प्रॉफिट। पढ़ चुके हम ये पॉइंट, ठीक है। नंबर 2, व्हेन बिलर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, ये क्या बोलता है, अगर बिलर का टाइटल डिफेक्टिव था उसके कारण बिल्ली को कुछ भी नुकसान हुआ, ये कहा सारा सेल्स ऑफ गुड्स है, क्या था क्या, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है और डैमेजेस भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, कुछ से कुछ भी क्या हुआ, नुकसान हुआ, किसी ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, कुछ भी गड़बड़ी हुई, हेलो, ठीक है, तो मुझे बियर करना पड़ेगा। क्लास समझा क्या? ये तीनों पॉइंट बहुत क्रूशियल है, ये आपका लिख चुके हैं ना, ये तीनों पॉइंट बहुत क्रूशियल है। इज इट क्लियर? तो तीनों पॉइंट में एक्सीडेंट पॉइंट एपी लिख देना, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, जब भी आप पढ़ोगे बहुत ध्यान से पढ़ना। तो हम पढ़े राइट्स ऑफ बेली। राइट्स ऑफ बेली, नंबर 1, एनफोर्समेंट ऑफ बिलर्स ड्यूटी, ठीक है। बिलर की ड्यूटी को एनफोर्स करने का राइट किसका है, बिलर, बेली का। नंबर 2, डिलीवर गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर, मतलब क्या, अगर बेलर एक से ज्यादा है, हेलो, ठीक है, अगर बेलर एक से ज्यादा है तो हर एक को कंबाइनली देना जरूरी नहीं है, एक भी जॉइंट बेलर को दे दिया तो चलेगा। एग्जैक्टली रिटर्न वाला जो पॉइंट है ना, वो जॉइंट बेलर में से किसी को भी दे सकते हैं। नंबर 3, डिलीवर गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, विदाउट इंकरिंग एनी लायबिलिटी टू ट्रू ओनर। भाई मैंने किससे लिया है गुड्स, बेलर से, भले ही उसका टाइटल डिफेक्टिव है, आवाज नहीं आ रही, अगर ट्रू ओनर आके बोलता भी कि गुड्स मेरे हैं, उसके नहीं है, ऐसे कैसे भाई, मैंने किससे लिया है, बेलर से। तुम्हारा जो भी ओनरशिप का डिस्प्यूट तुम सॉल्व करते बैठो, मुझे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसको दूंगा, बेलर को, मुझ पे कोई लायबिलिटी आएगी नहीं, तुझे जो भी निपटना है किससे निपटेगा, बेलर। क्या समझा क्या? ठीक है। लास्ट पॉइंट, पर्टिकुलर लीन। लीन मतलब क्या होता है, लीन मतलब क्या होता है, सब लोग इधर, ठीक है, मैं बुक से पढ़ाऊंगा लेकिन सुन लो। लीन दो टाइप के होते हैं, जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। क्या वर्ड यूज किया? अब फर्क क्यों आया भाई, जितने के गुड्स थे या जितने का पैसा अनपेड था, अगर उतना ही लीन किया, वापस से, जितने का पैसा अगर उतना ही लीन किया, दिस इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर लीन। और जनरल लीन मतलब क्या होता है, जो हमने अनपेड सेलर में पढ़ा था, याद है क्या? अनपेड सेलर में हमने पढ़ा था 3 राइट्स होते थे, राइट्स ऑफ, राइट टू लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। याद है क्या? मैंने क्या पता, अगर थोड़ा सा अमाउंट भी बाकी है तो पूरे पूरे गुड्स को लीन कर सकते हैं, वो तो जनरल लीन। वो क्या था? जनरल लीन, ठीक है। लॉ में बोलते हैं हम जनरल लीन आप सिर्फ 3-4 जगहों पे ही कर सकते हो, या 3-4 लोग जनरल लीन कर सकते हैं। इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है या एमसीक्यू भी आ सकता है। ऑलराइट, सब लोग पीछे, आपका ध्यान नहीं है। जनरल लीन 3-4 लोग ही कर सकते हैं, हम पढ़ने वाले हो बुक में। नंबर 1, बैंकर। क्या वर्ड यूज किया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक के 70% इंस्टॉलमेंट पे कर दी, मैं बैंक के 70% इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने 2 दिन इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। वो क्या करता है, 70% 30% घर ही लीन करके रखता है कि पूरा का पूरा घर जब कर दे, क्योंकि उसकी लीन क्या है? जनरल है, ठीक है। नंबर 2, वाफिंगर। नदी के इस काठी से वहां पे छोड़ता है, इज इट क्लियर? अब वाफिंगर को आप 100 गुड्स भेज रहे हो उस साइड, आपने 50 गुड्स की पेमेंट दी नहीं, तो 50 गुड्स को लिंक करेंगे पूरे 100 को, पूरे 100 को, ठीक है। नंबर 3, एजेंट। क्या वर्ड यूज किया? ठीक है। एजेंट के पास ये राइट है कि वो जनरल लीन कर सकता है। इन तीनों को छोड़ के हर एक का लीन क्या है? पर्टिकुलर। हर एक का लीन क्या है? पर्टिकुलर।
एंड नंबर 4 सॉलिसिटर, क्या वर्ड यूज किया, ये मैं बुक में टिक करूंगा। सॉलिसिटर मतलब लॉयर्स। आपने अगर लॉयर से डॉक्यूमेंट्स दिए और लॉयर को पैसा पे इज इट क्लियर? ऐसे केस में जितना पैसा पे नहीं किया उतने के डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को लीन कर सकता है। तो बैंकर, वाफिंगर, एजेंट एंड सॉलिसिटर, सिर्फ ये 4 लोग जनरल लीन कर सकते हैं, बाकी एवरीबॉडीज लीन इज पर्टिकुलर, अनलेस कोई स्पेशल लॉ में कुछ और लिखा हुआ नहीं है। देखिए जनरल लॉ के हिसाब से सारे के हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लीन क्या होते हैं, पर्टिकुलर। तो बेलर का लीन भी क्या होगा, सॉरी बेली का लीन भी क्या होगा, पर्टिकुलर लीन। अगर एक से ज्यादा गुड्स है तो एप्लीकेबल होगा। जैसे 3 फोन रिपेयर करने दिए, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, कितने फोन दिए, 3, 2 फोन के पैसे दे दिए, 1 फोन के पैसा दिया नहीं, तो तीनों फोन रखता है कि सिर्फ 1 फोन रखता है, 1 फोन। तो बेलीज लीन इज पर्टिकुलर लीन, याद रहेगा क्या, ठीक है। एमसीक्यू के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बेलीज लीन इज पर्टिकुलर लीन। आई होप इट इज क्लियर। चलो लिख लो, हम नोट से पढ़ लेंगे बट ये शॉर्ट में पूरा कवर होता है, जल्दी से आगे बढ़े, ठीक है। तो पहले पेमेंट क्या कंप्लीट किया, बेलर की ड्यूटीज देखे, बेली की ड्यूटीज देखे, बेलर के राइट्स देखे और बेली के राइट्स देखे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पढ़ा था बचपन में, कहाँ पढ़ा था, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, याद है क्या, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में याद करो, फाइंडर ऑफ गुड हैज सेम राइट ड्यूटीज लाइक बेली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वाला, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, बेलमेंट। तो ये है स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। हेलो, इस चैप्टर में 2 स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट है, एक फाइंडर ऑफ गुड्स क्लास एंड नंबर 2 प्लेज। प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, ऑलराइट। तो देखो मैं आपको रिवाइज करता हूं जल्दी से। फाइंडर ऑफ गुड्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है, वो 2/3 एक्सपेंस वाला, याद है क्या। तो याद करो, मेरी एक मुर्गी थी स्वीटू, ऐसी गार्डन में घूम रही थी, खेल रही थी, घूमते घूमते खेलते खेलते घूम गए, किसको मिलती, मिस्टर बदमाश, और उसे स्वीटी को देख के मन में तंदूरी चिकन के सपने आने लगे। घर पे लेके गया, क्लास, घर पे लेके गया और जैसे मुर्गी को काटने वाला था, आवाज आई, ठहरो। किसकी आवाज थी वो, लॉ की। किसकी आवाज थी वो, लॉ ने बोला जैसे तुमने घूमती हुई मुर्गी को पिक किया, यू बिकम फाइंडर ऑफ गुड्स। एंड याद रखना, फाइंडर ऑफ गुड्स इज लाइक अ बेली। याद करो, आपने ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ा था, ठीक है। तो याद रखना, एज अ फाइंडर ऑफ गुड आपकी ड्यूटी है कि आपने गुड्स का रीजनेबल केयर लेना चाहिए। हेलो, और ट्रू ओनर को ढूंढना चाहिए और उसे वापस देना चाहिए। तो क्या वो मुर्गी को काट सकता है, उसे ट्रू ओनर को ढूंढना पड़ेगा और गुड्स वापस देना पड़ेगा। क्लास, इज इट क्लियर। तो उसने संभालना शुरू कर दिया, ठीक है। संभालने के बाद में कुछ टाइम के बाद ट्रू ओनर मिला, आवाज नहीं आ रही, कुछ टाइम के बाद ट्रू ओनर मिला। नंबर 1, उसने मुर्गी पे कुछ खर्चा किया था, मुर्गी को रोज चारा दाना खिलाया था, मुर्गी के लिए कपड़े सिलवाए थे और गॉगल भी लिया था, याद है क्या, कपड़े सिलवाए थे, गॉगल भी लिया था, मुर्गी के लिए एसी भी लगवाया और बड़ा सा एक बेड भी बनाया था, खुद नीचे सोता था, मुर्गी को ऊपर लगाता था। पॉइंट इज, ऐसे केस में क्या ये सब कुछ वो ट्रू ओनर से रिकवर कर सकता है, तो फिर क्या रिकवर कर सकता है, ओनली नेसेसरी एक्सपेंसेस। क्या पॉइंट है यहाँ पे, ओनली। तो याद रखना, जितना भी खर्चा किया है किसने, फाइंडर ऑफ गुड्स, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिकवर करता है, नेसेसरी। अच्छा, अगर ओनर ने नेसेसरी एक्सपेंस नहीं दिया, किसको, फाइंडर ऑफ गुड्स, वो क्या कर सकता है, लीन कर सकता है। याद है क्या, ही कैन लीन बट ही कैन नॉट स्यू। इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है, ही कैन लीन, ही कैन नॉट। अच्छा, अगर ओनर ने रिवॉर्ड घोषित किया होगा तो रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए ही कैन स्यू बट ही कैन नॉट लीन। याद है क्या, ही कैन स्यू, ही कैन नॉट लीन। सर, क्या फाइंडर ऑफ गुड्स रीसेल कर सकता है? 2 पॉइंट्स पढ़े थे बचपन में। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के और पेरिश होने वाले,
तो रीसेल कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने गुड्स के कॉस्ट का 2/3 एक्सपेंस इंकर, वेरी गुड पॉइंट फॉर एमसीक्यू एंगल, 2/3 एक्सपेंस इंकर कर दिया है तो वो रीसेल कर सकता है। और याद रखना, फाइंडर ऑफ गुड को भी ओनर समान राइट मिलता है। ही हैज राइट इन रैम, राइट अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट ट्रू ओनर। ट्रू ओनर ने मांगा वापस देना पड़ेगा, बाकी दुनिया में किसी से मांगा देने की जरूरत नहीं है। इस क्लियर, सब कुछ हमें सेपरेट पड़ा हुआ है, तो आई अज्यूम मैंने रिवाइज कर दिया, इसमें और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। You can write in RAM, except to owner. Number 2, to claim necessary expense incurred and lien. To claim reward if announced and sue for it. Sale if perishable goods are in danger of perishing, and B, lawful charges amount to 2/3 of total value. Hello, साथ में क्यों नहीं बोल रहे हैं? Duties care. Number 2, take reasonable care to find true owner and return the goods. और जो भी क्या हुआ, एक्रीशन हुआ, उससे भी फायदा हुआ, वो भी इसको देना पड़ेगा। बाकी बेली की ड्यूटी सारी यहाँ पर, नॉट टू मिक्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, ये सारे पॉइंट्स विल रिमेन सेम। पॉइंट नंबर 4 लिख देना इसमें, अदर ड्यूटीज ऑफ बेली। क्या लिखोगे? हाँ देखो लिखा हुआ है, लिख लो, फर्स्ट से चार्ट ड्रॉ कर लो, बस हो गया, ज़्यादा नहीं बचा। आगे बढ़ो, ठीक है, चलो फाइंड ऑफ गुड्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जगह फेस करने वाले हो। प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। सब लोग क्लास, प्लेज का मतलब क्या होता है? और मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। इधर इधर इधर। प्लेज का मतलब भी होता है गिरवी रखना, मॉर्गेज का मतलब भी होता है गिरवी रखना, हाइपोथिकेशन का मतलब भी क्या होता है? गिरवी रखना। तीनों में फर्क क्या है, ध्यान देना और लिख भी लेना। पहले सुन लो, यहां हम क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स में कि गुड्स आर इमूवेबल और मूवेबल। गुड्स आर इमूवेबल और, याद रखना, इमूवेबल गुड्स जैसे लैंड और बिल्डिंग हम जब गिरवी रखते हैं इसे बोलते हैं मॉर्गेज। सो मॉर्गेज इज अ वर्ड यूज फॉर इमूवेबल गुड्स। डन। बचे दोनों वर्ड्स जो है क्या, प्लेज और हाइपोथिकेशन। ये दोनों वर्ड यूज होते हैं किसके लिए? मूवेबल। देखो मूवेबल गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मूवेबल गुड्स से डील करता है, इमूवेबल गुड्स से क्या डील करता है? टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट क्लास। अब प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या फर्क है? मैंने कार लिया लोन पे, कार मेरे पास है कि उनके पास है? जबकि जिससे मैंने लोन पे लिया उनके पास मेरी कार गिरवी पड़ी हुई है। अगर मैंने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो वो आके कार उठा के लेके जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन। क्या बोलते हैं? जो आप पढ़ोगे आपके अकाउंट्स में, हायर परचेज में। हायर परचेज पढ़ा है क्या आपके सिलेबस में चैप्टर है? तो हायर परचेज का मतलब भी तो ये होता है। इज इट क्लियर? और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मुझे क्या हो जाएगा? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। हेलो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन। देखो गिरवी पड़ा हुआ है, गुड्स में यूज कर रहा हूं। और प्लेज क्या होता है? गिरवी पड़ा हुआ है, गुड्स भी उसके पास है। उसके पास है, किसके पास है? प्लेजी के पास या पौनी के पास है। क्या वर्ड यूज किया? जैसे बेलमेंट में होता है बेलर और, यहां यूज होता है वर्ड पॉनर और पौनी। कई बच्चों से पढ़ते पावनी पॉनर और पौनी, या प्लेजर और प्लेजी। बट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? पॉनर और पॉन। सर यहां क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़ क्यों रहे? इधर इधर। प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। चेक करते क्यों। नंबर 1, डिलीवरी हुआ, मैंने गिरवी रखा, डिलीवरी दिया, क्या पर्पस क्या था? एज सिक्योरिटी रखा है ना, एज अ सिक्योरिटी। और पर्पस खत्म होने के बाद रिटर्न हो जाए। क्या मेरा पैसा पे होने का रिटर्न हो जाएगा मुझे गुड्स? तो ये तो सेम है, किसके समान? बेलमेंट। Therefore pledge is also a बेलमेंट। सब लोग pledge is also जहां पर्पस होता है हमेशा कीपिंग गुड्स एज सिक्योरिटी।
सो प्लेज इज अ बेलमेंट, जहां पर्पस होता है हमेशा कीपिंग गुड्स एज अ, इज इट क्लियर? ठीक है, यहां भी पार्टीज के दो, ठीक है, सेम पॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे वहां बेलर और बेली बोलते हैं, यहां पे क्या है? पॉनर और पॉनी। यहां क्या बोलते हैं? पॉनर और बाकी सारे पॉइंट सेम है, लाइक बेलमैन। अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं, राइट्स की बात करूं, छोटा छोटा क्या क्या अलग है मैंने एक स्लाइड्स में लिख दिया। आपके नोट्स में पूरा लिखा होगा क्योंकि तो कंप्लीट नोट्स देने पड़ते हैं मुझे। लो, अलग क्या क्या है जहां आपको ध्यान देना है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है। शैल वी? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेज। सर, प्लेज इज अ बेलमैन ऑन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग गुड्स एज, यहां से पर्पस क्या है? एज अ सिक्योरिटी। बाकी डिलीवरी भी है, पर्पस भी है, और पर्पस होने के बाद रिटर्न। आपने वो पॉइंट लिखा नहीं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन, ठीक है? तो हेडिंग दो प्लेज, पहले एक पॉइंट लिख दो बस, हेडिंग दो प्लेज। उसके नीचे देखो गिरवी रखना हैज 3 ऑप्शंस। अपने लिए ना, गिरवी रखना हैज 3 ऑप्शंस। गिरवी रखना हैज 3 ऑप्शंस। गिरवी रखना हैज 3 ऑप्शंस। उसके नीचे नंबर 1 मॉर्गेज, उसके नीचे नंबर 2 प्लेज, उसके नीचे नंबर 3 हाइपोथिकेशन। हाइपो HYPO, थिकेशन THECATION, हाइपोथिकेशन। मॉर्गेज के आगे लिख दो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल गुड्स। प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों में लिख दो मूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स। उसके दोनों में लिखो मूवेबल, कॉमनली मत लिखो मूवेबल गुड्स, सेकंड में भी लिखो, उसके नीचे भी लिखो मूवेबल गुड्स, दोनों में। थर्ड में भी आगे लिखो मूवेबल गुड्स। सेकंड में जो मूवेबल गुड्स लिखा है प्लेज में, उसमें आगे लिखोगे गुड्स आर विथ बेली, गुड्स आर विथ बेली। और बेली को यहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉनी, PAWNEE, पॉनी, पॉनी। और हाइपोथिकेशन में गुड्स आर विथ बेलर हिमसेल्फ। और ऐसा वैसा, मतलब गुड्स आर विद दी ओनर, जो पर्सन लेंडर, गुड्स आर विद दी लेंडर। लेंडर नहीं, ओनर भी नहीं होगा, पार्शियल ओनरशिप रहती है उसमें। गुड्स आर विद दी यूजर, यूजर इज अ परफेक्ट वर्ड। लेंडर तो वही जो लैंड करता है, अपन दोनों लैंड किया, पैसा तो उन्होंने लैंड किया ना। हाँ, गुड्स आर विद दी हायरर इज द राइट वर्ड। हायरर बोल जिसने दिया कि लिया, लिया, लेने वाला हायरर होता है, देने वाला हायरर नहीं। इट इज ऑल्सो बेलमेंट, सो ऑल द ड्यूटीज और राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अप्लाइज टू पॉनर एंड पॉनी। पॉनी के और कुछ राइट्स जो है वो लिखेंगे। पॉनी कैन रिटर्न द गुड्स फॉर नंबर 1 पेमेंट। भाई जब तक तूने मुझे पैसा पे नहीं किया मैं गुड्स अपने पास रखूंगा। नंबर B इंटरेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट के लिए भी वो रिटेन करेगा। इसका मतलब क्या है? आपने प्रिंसिपल पे कर दिया और इंटरेस्ट पे नहीं किया, क्या आप अपनी गिरवी छुड़वा सकते हो? नहीं, इंटरेस्ट के लिए भी रिटेन कर सकता है। नंबर 3 ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। जैसे आपने कोई चलता फिरता लिविंग गुड दिया, जैसे मैंने अपना घोड़ा गिरवी रखा, तो उसको जो भी खिलाया पिलाया उसने होगा वो सारा नेसेसरी एक्सपेंस मुझसे क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, लीन ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर क्वेश्चन आने वाला है। एडवांस मतलब लोन होता है यहाँ पे, आवाज नहीं आ रही? मैंने 10,000 रुपए उधार लिए उससे, इधर सब लोग, मैंने बदले में 10,000 की चीज गिरवी रखी। बाद में मैंने 6,000 रुपए उधार लिए और कुछ गिरवी नहीं रखा। तो भाई साहब पहले 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 के बदले में कुछ गिरवी रखे, फिर 6,000 उधार लिए,
और 6,000 के लिए कुछ भी गिरवी रखा? आवाज नहीं आ रही। मैं 10,000 रुपये पे कर दिए और 6,000 रुपये अभी बाकी थे। मैंने बोला कि जो 10,000 के लिए गिरवी रखा था वो वापस दे। क्या उसे वापस देना पड़ेगा? नहीं, ऑटोमेटिकली वो जो गिरवी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर फ्रेश लोन और फ्रेश एडवांस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये प्लेज में जो अलग चीज है जो बिलमेंट में नहीं है, सब एक जगह पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉनी कैन ऑल्सो क्लेम, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बॉस मैं अपना घोड़ा गिरवी रख रहा हूं। अरे हेलो, बट मेरा घोड़ा ये पर्टिकुलर कंपनी का प्रोटीन रोज खाता है, तो बॉस मैं एक शर्त पे घोड़ा गिरवी रखूंगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी का प्रोटीन आपको रोज खिलाना, या मेरा घोड़ा रोज 10 किलो काजू खाता है तो आपको उसको 10 किलो काजू खिलाना ही। तो बेचारा पॉनी अगर 10 किलो काजू खिला रहा है तो जितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस भी वो जो इंकर कर रहा है वो मुझसे रिकवर। क्वाइट लॉजिकल है। नेक्स्ट, इफ पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट, पॉनर डिफॉल्ट किया मतलब जिसने गिरवी रखा उसने डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट क्या किया होगा? उसने पैसा पे। पॉनी कैन स्यू पॉनर टू रिकवर द मनी। नंबर 2, ही कैन लीन, जब तक पैसा मिलता नहीं, ही कैन लीन। एंड नंबर 3, रीसेल आफ्टर गिविंग नोटिस। नोटिस देना पड़ेगा, एक रीजनेबल टाइम देना, उसका जो पैसा पे नहीं किया तो आप बेच सकते हो। क्या समझा? क्या दिस वाज ऑल अबाउट प्लेज। जो अलग पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स और भी जो हम डिस्कस करने वाले, बट बेसिकली ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सिंपल है क्या? लिख लो बट से पेज नंबर 319। मीनिंग ऑफ बेलमेंट, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बेलमेंट। मेरे साथ में क्लास घर वाला पार्ट हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, इट शुड आल्सो कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन। बेलमेंट सिर्फ किसका होता है? मूवेबल गुड्स। क्योंकि इमूवेबल गुड्स है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। एंड मॉर्गेज इज कवर्ड अंडर टोपा। डिलीवरी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, एज ए क्लियर रिटर्न होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ है। यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर होती नहीं। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेल। ये सेम चीज हमने सेल्स कोर्स का पढ़ा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। याद है क्या? सेल वर्सेस बेलमेंट, ठीक है। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में रिटर्न का प्रोविजन होता। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ बेलमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2। नंबर 1, एक्सक्यूज मी, नंबर 1। नंबर 2, कंसेशन कहां पे नहीं है? नॉन ग्रैट्यूटस। ग्रैट्यूटस। ड्यूटीज ऑफ बेलर, सारे पॉइंट्स देखे हमने, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स दिख रहा है क्या? टीक्यू। टीक्यू मतलब क्या? थेरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। एक बेलमेंट कब कब खत्म होता है? टीक्यू सी। सब लोग टीक्यू मतलब थेरी क्वेश्चन क्या आएगा? सी मतलब आने के चांसेस बहुत कम है, ओनली फॉर नॉलेज। अगर ओनली देखो सिर्फ सी लिखा है क्लास, अगर मैंने सिर्फ सी लिखा है मतलब सिर्फ नॉलेज के लिए, क्वेश्चन आने वाला ही। और टीक्यू पीक्यू लिखा है मतलब बहुत रेयर केस में आ सकता है, बहुत रेयर केस में आ सकता है। हाँ भाई, ए ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, पीरियड खत्म हो जाएगा, बेलमेंट खत्म हो जाएगा। नंबर 2, ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस, ऑब्वियसली पर्पस खत्म हो जाएगा, बेलमेंट खत्म हो जाएगा। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन इन केस ऑफ ग्रैट्यूटस, क्योंकि ग्रैट्यूटस बेलमेंट में प्रीमैच्योर टर्मिनेशन कर सकते हैं, कैसे याद है ना। नंबर 4, इनकंसिस्टेंट। सुनो 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 सुनो, अनऑथराइज यूज किया, ये कहां पे था? नॉन ग्रैट्यूटस में कभी भी गुड्स वापस ले सकता। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, मीनिंग ऑफ प्लेज, ठीक है। एसेंशियल ऑफ प्लेज, राइट्स ऑफ पॉनी। अब इसमें ना ऊपर कहीं तो लिख दो, या नीचे लिख दो कहीं तो, ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी विल बी सेम लाइक बेलर एंड बेली, सेम लाइक बेलर एंड बेली, except few points, आगे उसके स्टार मार्क का वो साइन कर देना, जो स्टार मार्क है वो साइन अलग है, उस पर ध्यान रखना है, बाकी सारे पॉइंट्स विल बी सेम। एक काम करो, एक्सेप्ट मेंशन इन रजिस्टर कर दो, जरा इजी हो जाएगा, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे।
एक्सेप्ट मेंशन इन रजिस्टर, स्टार मार्क की जगह एक्सेप्ट मेंशन इन रजिस्टर। तो नोट से भी पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा, उसको अंडरलाइन करना जो अलग है। डन। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 323, लास्ट पेज। सब लोग हेलो, पेज नंबर 323। क्या क्वेश्चन? प्लेज बाय, इस पे क्वेश्चन लिख लो, ओनली ओनर्स कैन प्लेज, ओनली ओनर्स कैन प्लेज। What are the exceptions? What are the exceptions? TQB क्लास, नॉर्मली प्लेज करने का राइट किसके पास है? आपको याद है आपने नीमो राइट क्वाइट नॉन हैबिट देखा था? क्या देखा था हमने? यू कैन नॉट गिव वॉट यू डोंट हैव। उसके अंदर एक्सेप्शन देखे थे? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस आर सेम हियर एज वेल। मैंने फाउंडेशन में उसके लिए शॉर्टकट भी बताया था आपको, छोड़ो, याद करना ही शॉर्टकट बताया था। नीमो राइट क्वाइट नॉन हैबिट का एक्सेप्शन किसको याद है क्या? हाँ, AU ऐसा कुछ था, AIOU नहीं था, हाँ ऐसा कुछ था, AUEFGH, छोड़ो जो भी। हाँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स क्या है? सेम। नंबर 1, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। क्या एजेंट खुद ओनर है, लेकिन वो प्लेज कर सकता है, गुड्स को गिरवी रख सकता है मेरे साथ में। नंबर 2, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, कभी भी वो गुड्स को वापस ले सकता था, उसके बीच में उसने क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। क्या वो कर सकता है? यस। ये सेम पॉइंट हमने नीमो राइट क्वाइट नॉन हैबिट में एक्सेप्शन देखा था। नंबर 3, पॉनर विद लिमिटेड इंटरेस्ट। इसका एग्जांपल है फाइंडर ऑफ गुड्स। एग्जांपल है तो एग्जांपल समझेंगे आपको। फाइंडर ऑफ गुड्स, क्या फाइंडर ऑफ गुड्स खुद ओनर है? आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो प्लेज कर सकता है। प्लेज बाय को ओनर इन दी पोजीशन। हमने वहां भी पढ़ा था जॉइंट ओनर से, याद है क्या? जॉइंट ओनर में एक बंदा जिसके पास पोजीशन है वो बिना दूसरे से पूछे प्लेज कर सकता है। Number 5, a seller who is in possession of the goods even after sale. ये कौन होता है? Unpaid seller। तो unpaid seller को, unpaid seller क्या करता है? Seller who is in possession of the goods। हाँ, seller who is in possession of goods even after sale। कौन होगा? Unpaid seller। Unpaid seller कर सकता है। Last point, buyer who has obtained possession of the goods before sale है, वो SALE है, यानी उसको ओनरशिप अब तक ट्रांसफर हुई नहीं, उसका सिर्फ पोजीशन है, वो कर सकता है। कितने पॉइंट्स हो गए? 6। ठीक है, फिर से नंबर 1, एजेंट खुद ओनर नहीं है लेकिन प्लेज कर सकता है। नंबर 2, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी टाइटल आपका डिस्प्यूटेड है लेकिन आप प्लेज कर सकते हो। नंबर 3, पॉनर विद लिमिटेड इंटरेस्ट। कौन था? फाइंडर ऑफ गुड्स। नंबर 4, को ओनर में देखा है तो दोनों ने मिलकर प्लेज करना चाहिए, लेकिन जिसके पोजीशन में गुड्स में है वो प्लेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, a seller who is in possession of the goods even after sale, यानी unpaid seller। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपने बायर को पोजीशन दे दिया लेकिन अब तक ओनरशिप दिया तो बायर भी प्लेज कर सकता। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, सी कर देना, सी 1999 से अभी तक एक बार आया है, ठीक है, वो भी ओल्ड कोर्स में आया था, चांसेस बहुत कम है और बहुत क्वेश्चन है पूछने के लिए। इंडमनिटी गारंटी इंपॉर्टेंट है, बेलमेंट पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एकदम टिपिकल क्लास सब लोग, आप अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स याद आएंगे। देखो, मैं गिरवी बिना किसी कंसेशन के नहीं रखता, यानी प्लेज में कंसेशन जरूरी है, बेलमेंट कैन ऑल्सो बी ग्रेटिट्यूडस। क्लास समझ नहीं आ रही? ठीक है, ऑल प्लेज आर बेलमेंट बट ऑल बेलमेंट आर नॉट प्लेज। बेलमेंट में पर्पस कोई भी हो सकता है बट प्लेज में बेलमेंट में बंदा कभी सेल नहीं करता बट प्लेज में सेल करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बस जैसे 3-4 कॉमन पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक है।
Set the essential elements of contract of bailment and distinguish between bailment and pledge. वापस से distinguish between bailment and pledge. All pledge are bailment, but all bailment are pledge. Bailment तो कोई भी पर्पस हो सकता है, पर pledge में है only for security. Class. Bailment में concession नहीं भी रहा तो चलेगा. It can be gratuitous, but pledge has to be non-gratuitous. यानी concession compulsory है, ठीक है. प्लेज में सेल वाला ऑप्शन अवेलेबल है, बेलमेंट में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं. इसके साथ हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला. अब क्या बचा है? सिर्फ एजेंसी, जो कल हो जाएगा आराम से.